Good morning, students. Welcome back to Swaiman Academy coaching classes for TET, TGT and various HP examinations. So हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो हमारा वीडियो है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, और साथ में इसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अब इसी में देखिए, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो भाग 4 में है, और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच आते हैं। ठीक है, भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। ये सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है कि ये देश के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार या राज्य की जो सरकार है, राज्य जो है, जो भी वो कानून बनाएगा वह नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाएगा। ठीक है। सो यह मुख्य रूप से कुछ लोगों के हाथ में धन संचय को रोकने के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं। सो इसको शामिल करने का बेसिक जो पॉइंट था वो ये था कि जो धन है या सोर्सेज जो हैं वो कुछ ही लोगों के पास ना हो, इसलिए नीति निदेशक तत्व जो है वो बनाए गए थे या इनकॉर्पोरेट किए गए थे हमारे संविधान में। अब देखिए, इसमें डिफरेंट आर्टिकल हैं 36 से लेकर 51 तक। इसमें जो प्रमुख है वो है आर्टिकल 38, जिसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये किस आर्टिकल में के तहत ये बात की जाती है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है या लोक कल्याण की अवधारणा से काम करेगा। सो वो है आर्टिकल 38। इसी तरह एक आर्टिकल 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको लगेगा कि 40 अगर ग्राम पंचायत है, सो 243 में भी तो ग्राम पंचायत है। सो बेसिकली नीति निदेशक तत्व जो है इनके आधार पे आगे अनुच्छेद बने हैं, इनको ध्यान में रख के बाकी अनुच्छेद बनाए गए हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आता है 44, जो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। देन 45 है बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, जो आपने देखा होगा आर्टिकल 21A में भी हमने पढ़ा। सो इसी को ध्यान में रख के वो आर्टिकल जो है वो बनाया गया है। एक इसी तरह आर्टिकल 50 है जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। 48 है पशुपालन से संबंधित, बट जो मेन थे वो यही है 38, 40, 44, 50। अब जो हमारे ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के सिद्धांत है, यानी कि उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। सो ये हायर एंड एग्जाम्स में जैसे कमीशन है या HAS है, HPPSC के एग्जाम्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। सो ये जो वर्गीकरण है ये 3 आधार पे किया गया है। एक है समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत। जो भी लोग HAS के एग्जाम्स देते होंगे उनको पता है 10 मार्क्स जो है गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर आते हैं, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन कुछ भी पोर्शन हो सकता है वो गांधी जी की फिलॉसफी के ऊपर आता है। सो ये क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से नीति निदेशक तत्व जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों पे आधारित है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत जो है ये क्या सुनिश्चित करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं समाजवादी सिद्धांत। कौन कौन से हैं ये, जैसे आर्टिकल 38 है जिसमें आर्थिक सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। आर्टिकल 39 है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका को प्राप्त
करने के साधन का अधिकार है, या कुछ ही व्यक्तियों के पास धन केंद्रित होने से बचाना, ये भी एक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण होने से बचाना, ये सारे नीति निर्देशक तत्व है 39 के अनुसार। देन 41 है जिसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि के मामलों में कार्य करना, शिक्षा पाना और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना है। ठीक है, सो इस तरह से ये जो ही हमारे पास है 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47, ये जो है ये समाजवादी सिद्धांत है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन में आर्टिकल ही आते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल सामाजिक है या गांधीवादी पे है। अब देखिए कुछ जो हमारे आर्टिकल्स होंगे इसमें नीति निर्देशक तत्व होंगे, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे। मतलब जो समाजवाद में है वो गांधीवाद में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं, कुछ एडिशनल होंगे। सो समाजवादी सिद्धांतों में थे आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47। अब देखिए आगे आते हैं हमारे पास गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांतों पे आधारित नीति निर्देशक तत्व ये है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। क्या क्या है ये? आर्टिकल 40 है राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। यानी कि गांधी जी के अनुसार भारत गांवों में व्यवस्था है और इसकी जो व्यवस्था है वो गांवों से ही होनी चाहिए, यानी पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। देन 43 है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 43B है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का की बात करता है। जो 43A था वो पीछे हमने पढ़ लिया, समाजवादी सिद्धांत के ऊपर है। 43 दोनों में ही है और 43B गांधीवादी सिद्धांत है। देन 46 है जिसमें जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, विशेषकर अनुसूचित जातियां, जनजातियां, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है 46 में। 47 है, 48 है। 48 में गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात की गई है तथा कृषि में जो मवेशी पाले जाते हैं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए कदम उठाने की बात की गई है, ताकि जो भी लोग पशुपालन से जुड़े हैं उनको पशुपालन से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, सो ये गांधीवादी सिद्धांत थे 40, यानी आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। ठीक है, ये उदार बौद्धिक है। इसमें आर्टिकल 44 आता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 आएगा जिसमें 6 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके होंगे बच्चे उनको निशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 48 है, 48A, 49, 50, 51, ये सारे हमारे उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं। आपने सिर्फ इसके नंबर याद रखने हैं और जो मैंने पहले बताया जो इम्पोर्टेंट है जैसे 38, 40, 44, 50, ये आपको याद होने चाहिए। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4A मूल कर्तव्य। अब देखिए जो मूल कर्तव्यों के बारे में बात है, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया था। इस संशोधन को यानी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये है आर्टिकल या अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, अब मूल कर्तव्य 11 हो गए हैं। मूल कर्तव्य क्या है? किसी भी देश के जो प्रत्येक नागरिक है उसके कुछ मूल कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है,
देन भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। यदि राज्य देश रक्षा का आह्वान करे तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, संस्कृति पे गौरव करना, संस्कृति को बढ़ावा देना। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वन, नदी, झील, वन्य जीव, उनकी रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना से विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे लास्ट में शामिल किया गया, जो आर्टिकल 21A में आपने एक अधिकार पढ़ा था बच्चों का, कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो माता पिता या संरक्षक का वो कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकारों के तथा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके संदर्भ में कुछ मामले हैं, कुछ केसेस हैं इनके संदर्भ में। जैसे एक आता है आपका चंपकम दोरा या राजन बना मद्रास राज्य। इसमें क्या है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सुनाया था कि मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा। ठीक है, सो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर कोई पॉइंट है जिसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बीच जो है टसल हो गई, मीन्स उसमें आ, संघर्ष हो गया, तो उसमें कौन सी बात मानी जाएगी? उसमें अधिकार की बात मानी जाएगी, क्योंकि अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायालय है, न्यायालय उनको परिवर्तित करता है। बट नीति निदेशक तत्व जो है वो नैतिकता की बात करते हैं, उसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, वो नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की। तो इसलिए मौलिक अधिकार जो है वो जीतेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए एक और आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो एक केस में उन्होंने क्या कहा था कि अगर मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों में अगेन संघर्ष होता है तो नीति निदेशक सिद्धांत लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार का केस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें आ, जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है क्योंकि वो मूल ढांचे में नहीं आती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 का मामला है। सेम इसमें वही जजमेंट दी गई जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में थी कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो देखिए इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपको सीधा सा जैसे कोई केस आ जाता है बाई चांस कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार का जो केस है वो किस चीज से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से, पंचायती राज से, बैंक सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से, तो इस प्रकार के ऑप्शंस आती हैं। तो हमें सिर्फ इसके अगर नाम ही पता हो जाए, यानी कि नाम याद कर ले और कि ये किस चीज से संबंधित है, जैसे मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है, तो उतना हमारे एग्जाम्स के लिए काफी है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको अगर इनकी समरी की बात करें या सार के बारे में बात करें, तो मूल या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नैतिक कर्तव्य का एग्जाम्पल है कि स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले महान कर्तव्य का पालन करना, और नागरिक कर्तव्य है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का पालन करना नागरिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य क्या था? स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले महान कर्तव्य को पालन करना, और नागरिक कर्तव्य है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज एवं संविधान का पालन करना नागरिक कर्तव्य है।
देन मूल या मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पे लागू होता है, लेकिन कुछ मूल कर्तव्य विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। इसमें एक सुधार कर सकते हैं आप कि जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत के नागरिकों पे लागू होते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीयों तथा विदेशियों, कुछ विदेशी नागरिकों को भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह जो मूल कर्तव्य हैं, अगर उनका भी हनन होता है तो उनके विरुद्ध कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अगर अधिकारों का हनन होता है तब कानूनी प्रावधान है। ठीक है, तो फिलहाल इन दो टॉपिक्स में इतना ही था। काफी छोटे टॉपिक हैं। इनमें छोटे से क्वेश्चन आते हैं। खासकर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 42वें संविधान संशोधन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें से, या फिर जो आर्टिकल 21A है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या भारत कल्याणकारी राज्य है ये कौन सा आर्टिकल सुनिश्चित करता है। और टेट के लिए, टेट के एग्जाम्स के लिए जो फेवरेट क्वेश्चन होता था, यानी अगर आप प्रीवियस 20-25 सालों के जितने भी आप देखना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चंस देखें तो उसमें क्वेश्चन आपके पास ज्यादातर आता है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जिसका आंसर होता है आयरलैंड। ठीक, सो फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा संघ सरकार का, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार की डिफरेंट जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग है, सीएजी है, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग है। ये सारी चीजें जो है अब हम नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे, जो है संविधान का भाग 5। सो इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज समझ नहीं आई हो या ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मैसेज कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।